नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। क्षेत्रीय राजवंश के विषय में बात कर रहे हैं हम, जिसका संबंध है आरंभिक आधुनिक भारत के साथ। और 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी के बीच भारत में जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हुए, उसका उदय हुआ, उसका विकास हुआ, उसका पतन हुआ, अंग्रेजों के साथ उसका क्या संबंध था, उसको आपस में किस प्रकार से संबंध बनते और बिगड़ते थे, इसी मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं। और प्रसंग है 1757 से 1857 ईस्वी के बीच। जी हाँ दोस्तों, कुल 150 प्रश्न का कमिटमेंट हमारे और आपके बीच था, जिसमें अब तक 120 प्रश्न की चर्चा हम कर चुके हैं 2 एपिसोड के माध्यम से। और आज तीसरा और अंतिम इस संदर्भ में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 130, यानी कुल मिलाकर के 150, यानी कुल मिला के 30 प्रश्नों का 121 से 150 तक के विषय में हम बात करेंगे दोस्तों। और ध्यान से सुनिए, समझिए, स्मरण रखिए और अपने भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। और जो भी आपको लगता है जरूर कमेंट में हमें बताइए, फोन करके बताइए। तो दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 121। 120 तक की चर्चा हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 121। और 121 क्वेश्चन नंबर है कि 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया। दोस्तों फिर से सुन लें कि 1799 ईस्वी में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा, एक साथ होगा बादशाह नामा, किसने भेंट किया। और यह जो सवाल है, इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वो है अवध का नवाब। दोस्तों अवध का नवाब नाम था सौआदत, नाम उसका था सौआदत अली खां। और सौआदत अली खां के द्वारा ही उन्हें बादशाहनामा पेश किया गया। तो दोस्तों सौआदत खां अवध का नवाब, और इन्होंने ही किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया। अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। और ये सवाल फिर से सुन लें कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया। इसका सही उत्तर होगा 1856 ईस्वी में। और वाजिद अली शाह दोस्तों अवध के अंतिम ये नवाब थे। और वाजिद अली शाह के समय में ही देखिएगा कि अवध का विलय किया गया और वाजिद अली शाह को भेज दिया गया कलकत्ता, ताकि अवध में न ऐसे कोई लोकप्रिय नवाब रहेंगे और न किसी का विद्रोह होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 और 123वां सवाल है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। दोस्तों प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर देखेंगे कि अवध का विलय 1856 ईस्वी में अवध के ऊपर प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन जो भी के हैं आरोप लगाया, और इसी आरोप के आधार पर अवध का विलय डलहौजी ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन कर लिया। आप याद रखेंगे कि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया गया, और इसके तहत अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को जीत करके कंपनी शासन के अधीन की गई। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। यानी कि नवाब वजीर जो थे वो किस राज्य के शासक कहलाते थे। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अवध के जो नवाब थे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और अवध के जो नवाब थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। और सफदर जंग आप देखेंगे
कि पहला नवाब वजीर था सफदर जंग। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है 125 सवाल। और 125 सवाल जो है, अवध के किस नवाब ने 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली की मदद की? जी हाँ दोस्तों, बार इंपॉर्टेंट सवाल है कि अवध के वो कौन नवाब थे जो 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली को मदद किया? दोस्तों यहां ये ध्यान रखिएगा कि अवध का वो नवाब था जिनका नाम था सुजा उद्दौला। सुजा उद्दौला का ये काल था। थोड़ा समझ लें इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट समझना इस संदर्भ में कि 1761 जो है बड़ा निर्णायक लड़ाई है, पानीपत का तृतीय लड़ाई। एक और मराठा था और दूसरी तरफ देखेंगे कि अफगानिस्तान के शासक, नाम था उनका अहमद शाह अब्दाली, यानी कि एक भारतीय शक्ति और एक विदेशियों के बीच युद्ध हो रहे थे। इस काल में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी देखिएगा कि भारत के नवाब ने, अवध के नवाब ने भारतीय शक्ति यानी कि मराठों को सहायता देने के बदले अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने सहायता दिया। और इस युद्ध में अंततः मराठों की पराजय हो गई। और मराठों की पराजय ने यह साबित कर दिया कि अब भारत में मुगलों का स्थान मराठे नहीं ले पाएंगे। हालांकि कौन लेगा ये साबित नहीं हुआ। और इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला तो वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दोस्तों अगला सवाल है कि, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर जो 126 है, इसका संबंध है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई? इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। इलाहाबाद में कुल मिलाकर के देखिएगा कि बक्सर के लड़ाई के बाद इलाहाबाद की दो संधि हुई। और इस दो संधि का जहां तक सवाल है, तो पहला जो संधि हुआ था बक्सर की लड़ाई के बाद, वो 12 अगस्त 1765, और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो पहली संधि जो हुई थी उसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा मुगल बादशाह था। और दूसरी संधि जो हुई थी उसमें एक तरफ था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, तो सुजा उद्दौला, यानी कि सी इसका उत्तर होगा। अर्थात इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब सुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। अगला है कि बनारस की संधि किस वर्ष हुई थी? क्योंकि यहां पर एक और दो दिया हुआ नहीं है, बनारस की दो संधि हुई थी, तो सीधा है कि भाई संधि कब हुई थी। इस प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे इसका सही उत्तर 1773 ईस्वी में बनारस की पहली संधि और 75 में दूसरी संधि हुई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 1775 ईस्वी। और अगला सवाल हम देखें, अगला सवाल 128। और 128वां जो सवाल है यह है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने अवध के साथ सहायक संधि किया? अवध के साथ सहायक संधि किया। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1801 ईस्वी। हम चर्चा पहले भी किए थे आपके साथ कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के लिए सब्सिडरी एलायन, सहायक संधि की नीति की शुरुआत की गई थी। और यह संधि करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने कंपनी के साथ सहायक संधि किया। और इसके बाद फिर मैसूर किया। बाकी राज्य के अवध का जहां तक सवाल है, 1801 ईस्वी में अवध के द्वारा यह संधि की गई। अगला सवाल है कि किस अवध नवाब ने अपनी अनेक रचनाओं के लिए छद्म नाम
अख्तर पिया का प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस प्रश्न को अवश्य याद रखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। कि किस अवध नवाब ने अपनी रचनाओं के लिए एक अलग से नाम, छद्म नाम रखा था, और वो थे वाजिद अली शाह, यानी कि सी, अर्थात वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से अनेक रचनाओं किया। तो याद रखेंगे कि अख्तर पिया वाजिद अली शाह के लिए प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों 130, और 130वां सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। और 130वां सवाल जो है, ध्यान से इसे देखेंगे। 130 सवाल, क्वेश्चन नंबर 130, और क्वेश्चन नंबर 130 जो है 130 इसमें है कि इसमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार कोई सवाल सुनने से, पढ़ने से याद हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में मिस नहीं कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा सी, चिनकलीज खां। यानी कि चिनकलीज खां ने 1724 ईस्वी में, देखिएगा, कि हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया, और निजाम उल मुल्क की उपाधि उन्होंने धारण की। इस समय मुगल बादशाह, जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, लाचार होकर उन्होंने विशेष स्वीकृति प्रदान कर दिया। अगला सवाल है दोस्तों कि 131, और 131 सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है और बढ़िया है आपके लिए। और ये सवाल में लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो इतिहास है आधुनिक भारत का, उस पर विचार कीजिए। पहला है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने कभी भी खुले तौर पर मुगल बादशाह से आजादी की घोषणा नहीं किया, बिल्कुल दोस्त, यह भी सही है। यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है, और इसमें कह रहा है कि सही उत्तर को चुनिए, और सही उत्तर इसमें होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है। इसका ये भी सही है और ये भी सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला सवाल है 132, और 132 नंबर का जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि किस युद्ध के बाद हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया? यानी कि किस युद्ध के बाद हैदराबाद का जो निजाम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए कितना कंसेप्चुअल सवाल है, इसके कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि हैदराबाद का निजाम किस युद्ध के बाद, माने किस युद्ध के बाद हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हैदराबाद का निजाम जो है वो 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। और जब युद्ध की बात हम करेंगे तो देखिए यहां लिखा हुआ है पहला आंग्ल मराठा युद्ध, और आप सभी जानते हैं कि 1775 से 1782 ईस्वी के बीच यह युद्ध हुआ था। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1802 से 1804 के बीच हुआ। और चौथा आंग्ल मराठा युद्ध तो हुआ ही नहीं था, तृतीय युद्ध हुआ था, उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। अगला है कि किसकी समाप्ति की घटना को यादगार बनाने के लिए 4 मीनार का निर्माण, थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि देखने में सुविधा आपको होगी। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये इंटरेस्टिंग सवाल भी है, महत्वपूर्ण भी है कि किसकी समाप्ति की घटना के यादगार बनाने के लिए 4 मीनार का निर्माण किया गया?
हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण दोस्तों प्लेग जो हुई थी, तो प्लेग के यादगार के तौर पर ही आप देखिएगा कि चार मीनार का निर्माण हुआ। और खास के 1591 ईस्वी में कुतुबशाही वंश के शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि चार मीनार का निर्माण जो है वो प्लेग जो आया था उसी की समाप्ति के यादगार के तौर पर इसका निर्माण करवाया गया। अगला सवाल है कि हैदराबाद राज्य पर कितने निजामों ने शासन किया। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं, और कुल मिलाकर यदि बात करेंगे हम, आप जोड़िएगा तो 7 शासक, यानी कि 7 निजाम, 7 शासक ने हैदराबाद में शासन किया। अगला सवाल है दोस्तों 135 135 क्वेश्चन नंबर 135 और 35 सवाल जो है, किस मुगल सम्राट ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाने के लिए कहा। तो निजाम उल मुल्क जो है चिनकिलीज खां, कहते हैं कि मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, और पहली बार फर्रुखसियर ने ही निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाने के लिए कहा था। बाद में आप देखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन पहली बार फर्रुखसियर के द्वारा ही ये कहा गया था। अगला है कि किस निजाम ने अपने शासनकाल के दौरान निजामपट्टनम और अलमनवा गांव को फ्रांसीसी को दे दिया। यानी कि निजाम के साथ इसका भी संबंध है। किस निजाम ने अपने शासनकाल के दौरान निजामपट्टनम और अलमनवा गांव को फ्रांसीसियों को दे दिया, और इसका शब्द सलाबत जंग। और ये हैदराबाद का चौथा निजाम था। बहुत बड़ी भूल थी। हैदराबाद ने आवश्यकता से ज्यादा महत्व फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया, और इसी वजह से आने वाले समय में अंग्रेज इंडिया कंपनी का मनोबल और बढ़ता गया। और इस प्रकार एक ऐसा वक्त आया कि अंग्रेजी इंडिया कंपनी ने भारतीयों को गुलाम बना लिया। कहीं न कहीं इसमें हैदराबाद के द्वारा फ्रांसीसियों को इस प्रकार का अपने राज्य में अधिकार देना था। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 137 क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन जो 137 है वो है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। बहुत आसान सवाल है, बार बार चर्चा इसका किए हैं हम, क्योंकि बार बार पूछा भी गया है। हैदराबाद 1798 ईस्वी में लॉर्ड विलेजली के साथ संधि करके उन्होंने हैदराबाद ने अंग्रेजी कंपनी सहायक संधि कर लिया। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद अली कुली कुतुब शाह ने 1591 में की। बिल्कुल सही है दोस्तों। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद अली कुली कुतुब शाह ने किया 1591 में। और दूसरा है कि उसने 1512 में बहमनी साम्राज्य से सत्ता की बागडोर छीन ली और गोलकोंडा के किले की शहर की स्थापना। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ये सही है। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, और एक क्वेश्चन है कि मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया। तो एक सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं। मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया। इसका नाम था आसफजाह प्रथम, और इसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट सवाल 140, और ये सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। बिहारी को शामिल किया गया था, डोगरा को शामिल किया गया था, गुजराती को शामिल नहीं किया गया था।
इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, गुजराती। रंजीत सिंह की नई सेना थी, इसमें उन्होंने, याद रखेंगे, बिहारी को, डोगरा को, इस प्रकार और भी कई वर्ग को शामिल किया, लेकिन गुजराती को शामिल उन्होंने नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर 141, इस क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमिलित नहीं है, कौन सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। और इसमें सही सुमिलित नहीं है तो इससे अच्छा होता कि कौन सही सुमिलित है, नहीं को हटा दीजिए, नहीं को हटा दीजिए, कौन सुमिलित है, कौन सुमिलित है। और हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध बिल्कुल सुमेलित है 1764 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल, यह भी सुमेलित है 1814 से 1818। और लॉर्ड बेलेजली, चौथा मैसूर युद्ध 1799, ये तीनों सही है, यानी कि इसका हो जाएगा डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 142, क्वेश्चन नंबर 142, 142। और ये क्वेश्चन है, किस संधि के माध्यम से तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध को समाप्त हुआ। आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 3 हुआ था, इसमें कहते हैं कि तीसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध है इसकी समाप्ति मुख्य तौर पर आप देखिएगा कि रावलपिंडी की संधि, यह जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी की संधि के तहत तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ था। अगला सवाल है कि 143, अवध के संदर्भ में किसने बयाना दिया, एक बयान दिया था, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। याद कीजिए, अवध के संदर्भ में किसने कहा था, अवध के विषय में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, अपने आप आ जाएगा। और यह क्वेश्चन का उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। और अंत में उन्होंने ऐसा किया भी, डलहौजी ने, आप सभी जानते हैं कि डलहौजी ने क्या किया कि कुशासन के आधार पर अवध का विलय 1856 ईस्वी में उन्होंने कर लिया। और इस प्रकार आप देखेंगे कि अवध का उन्होंने विलय कर लिया। और अवध का जब विलय कर लिया तो इसी के साथ आप देखेंगे कि अवध के विलय के साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी वो समाप्त हो गया। और इस रूप में जो अगले सवाल की चर्चा हम करेंगे वो 144, 144 और 144 सवाल जो होगा कि मंदसौर की लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई। तो मंदसौर की लड़ाई मराठा और राजपूत के बीच हुआ था, मराठों और राजपूत के बीच ये लड़ाई हुई थी, इसका बी उत्तर होगा। अगला सवाल होगा 145, 145 और सवाल है, किस जाट नेता ने मुगल बादशाह किस जाट नेता ने मुगल बादशाह थोड़ा सा हाँ, किस जाट नेता ने मुगल बादशाह अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया। तो यह जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम के विषय में। कहा जाता है कि सिकंदरा जो आगरा के बगल में है, उन्होंने सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा जो है उसको तोड़ दिया, उसको लूटा और हड्डियों को निकाल के जला दिया। अगला सवाल है दोस्तों कि मारवाड़ या जोधपुर के राठौरों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ बगावत किया। यानी कि मारवाड़ जो है
मारवाड़ उसकी राजधानी जोधपुर थी, और यहाँ राठौर दुर्गादास राठौर, हाँ दुर्गादास राठौर इसका सही उत्तर होगा। और संदर्भ यहाँ पर यह है, समझने का यहाँ पर यह बात है कि शाहजहां के मृत्यु के बाद देखेंगे कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता मान लिया, लेकिन जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी मानने से औरंगजेब इनकार कर दिया, और इसीलिए सेनापति दुर्गादास राठौर के द्वारा, जसवंत सिंह शासक था, तो दुर्गा राठौर के द्वारा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को शासक घोषित करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ बगावत किया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 147, 147 और 47 क्वेश्चन जो है, मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार किस मुगल शासक ने दिया? और इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम प्रथम, यानी कि बी, शाह आलम प्रथम ने मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित कर अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए सिफारिश करने तो लंदन भेजा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वह कौन मुगल बादशाह था जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया और अपना खर्च दे करके पूरा बंदोबस्त के साथ लंदन भेजा कि आप जाइए और हमारा पेंशन को आप बढ़वाइए। और उस शासक का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राजा की उपाधि दी गई थी। और अगला सवाल 149, 149 और 149वां सवाल जो है, मेवाड़ के शासक उदय सिंह के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि कितना अच्छा होता कि वहां का इतिहास राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम नहीं होता? और इसका सही उत्तर होगा कर्नल टॉड, जेम्स टॉड, हिस्ट्री ऑफ राजपूत लिखा है, और उन्होंने ही कहा है कि मेवाड़ के शासक उदय सिंह के संदर्भ में कि कितना अच्छा होता कि वहां के इतिहास राजाओं की उदय सिंह का नाम नहीं होता। दोस्तों, उदय सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। और आज का जो मेरा अंतिम सवाल है 150, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की? उत्तर होगा दीन बंधु मित्र। और नील दर्पण वो लिखा है, और नील दर्पण के माध्यम से दीन बंधु मित्र बंगाल में किस प्रकार किसानों का शोषण नीलहे साहब के द्वारा होता था। उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश की जाती थी। जो नील की खेती करना नहीं चाहते थे उनसे अनुचित कर ली जाती थी, हर्जाना ली जाती थी। और इस प्रकार नील दर्पण के माध्यम से आप देखेंगे दीनबंधु मित्र ने इन नील किसानों की समस्या को उजागर करने की चेष्टा किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के क्षत्रिय राजवंश जो आप देखेंगे कि 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी 150 साल का इतिहास है। इस विभिन्न राजवंश के उदय से लेकर विकास और अंत तक की कहानी, जितना सवाल बन सकता है 150 सवाल हमने 3 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और तीनों वॉल्यूम काफी अच्छा लगेगा, उपयोगी होगा। और यदि उपयोगी लगे तो जरूर आप बार बार देखिएगा, दोस्तों को बताइएगा। और संकल्प सिविल सर्विसेज, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति जागरूक करना है। बहुत लोग मिलते हैं राह भटकाने को, संकल्प एक ही है आपको मुकाम तक पहुंचाने को। दोस्तों, हमेशा हमारी टीम का ये प्रयास रहती है कि संकल्प सिविल सर्विसेज से जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सिद्धि मिले। और कोई दिक्कत आपको हो तो बाजार समिति बहादुरपुर थाना के सामने संकल्प लोक, संकल्प सिविल सर्विसेज में आप आए, आपका स्वागत है और हर संभव सहायता आपको की जाएगी।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम पूरा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।